एक छोटे से गांव में एक किसान मनसुख रहता था। जैसा नाम वैसा वो किसान। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता। सबसे बड़ा आलसी। उसकी हालत से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी गहना बेचारी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। उसके बाद में अपने खेतों को भी देखती। मनसुख आराम से सोता रहता और अगर सो नहीं रहा होता तो बाहर गली में खेल रहे बच्चों को देखने लगता। बस वो इतना बड़ा कामचोर था कि वो सब कुछ करता, लेकिन बस खेती और काम नहीं करता। हे भगवान, मेरे बापू ने किस निठल्ले और आलसी इंसान के पल्ले बांध दिया। सुनते हो? उठ जाओ, दोपहर हो गई है। मनसुख अंगड़ाई लेते हुए उठता है। तुम्हें जरा भी सब्र नहीं होता। जैसे ही आंख लगती है आकर उठा देती हो। रात की सोए पड़े हो, दोपहर हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम अभी सोए हो। थोड़ी तो शर्म करो। मैं एक औरत बेचारी कब तक इस घर का काम करूंगी और कब तक खेतों को देखूंगी। पड़ोस के लोगों को देखो, सब सुबह सुबह अपने खेतों में चले जाते हैं और एक तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो। हाँ हाँ, सोता रहता हूँ तो कौन सा तुम्हारी आंखें लेकर सोता हूँ। मेरी आंखें हैं, जब दिल चाहे बंद कर लूं। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर मेरे हाथ हैं। मैं भी आज काम नहीं करती। जब भूख लगे तो अपने आप खाना बनाकर खा लेना। मुझे भी बहुत नींद आती है। मैं भी सोने जा रही हूँ। गहना ऐसा बोलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। दोपहर से शाम, शाम से रात और अगली सुबह हो जाती है, पर मनसुख अपने बिस्तर से नहीं उठता। थक हार कर गहना उठती है और खाना बनाती है और खाना बनाकर लेकर आती है। उठो और ये खाना खाओ, और अभी के अभी ये खाना खाकर घर से बाहर निकल जाओ। जाकर खेतों में काम करो। तुम्हारे जितना आलसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। 100 आलसी मरे होंगे जब तुम पैदा हुए होगे। तुम्हारे चक्कर में रात से मैंने मवेशियों को चारा भी नहीं डाला। तो इसके लिए मुझे क्या सुना रही हो। तुम्हें मवेशियों को चारा डालना था तो डाल देती, पर तुम्हें तो मेरी होड़ करनी है। मैं सोऊंगा तो तुम भी सोओगी। गहना फिर मवेशियों को चारा डालती है और अपने खेतों की तरफ निकल जाती है। वहां खेतों में अरे भाभी, आप रोज आकर खेतों में काम करती हो। कभी उस मनसुख को भी बोलो, कितना आलसी इंसान है वो। सब कुछ करके देख लिया भाई साहब, लेकिन वो तो कुछ सुनते ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक इंसान इतना कैसे सो सकता है। अरे भाभी, वो काम चोर है, समझो इस बात को। जो किसान काम से बचता है वो इतना सोता है। आपको कुछ करना होगा, वरना तो आप इसी तरह मेहनत करती रह जाओगी। शाम के समय गहना थकी हारी खेत से वापस आती है तो देखती है मनसुख बाहर चारपाई पर आंगन में सो रहा है और एक कुत्ता आकर उसका मुंह चाट रहा है। ये देखकर गहना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत सर पर रखे हुए हरे चारे को साइड में डालती है और बाल्टी भर कर पानी लाकर मनसुख के ऊपर डाल देती है। अरे अरे, पागल हो गई है क्या। ये क्या कर दिया। सारा बिस्तर गीला कर दिया। अब मैं रात को कहाँ सोऊंगा। तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और एक तुम हो कि पूरा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अगर कल से तुम काम पर नहीं गए तो मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ, कैसी पागलों जैसी बात कर रही है। एक काम के चक्कर में तुम अपनी जान क्यों दोगी। बस बहुत हो गया। अगर तुम कल सुबह काम पर नहीं गए तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। अगली सुबह, उठो जी, उठो। तुम शायद रात की बात भूल गए हो, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। उठो, अभी के अभी खेतों में जाओ और काम करो। मैं तेरी इस गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाला। तुझे जो करना है कर, पर मैं अपनी इतनी प्यारी नींद को छोड़कर खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। गहना गुस्से में आंगन में बने हुए कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है ना? मैं सिर्फ 10 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमने बिस्तर नहीं छोड़ा तो मैं इस कुएं में कूद जाऊंगी। मनसुख देखता है कि सच में गहना कुएं के ऊपर खड़ी हुई है। वो डर के मारे बिस्तर छोड़ देता है और फावड़ा लेकर खेत की तरफ बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद गहना काम में लग जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत आकर खाने के लिए मांगती है। बेटी, इस माँ को भी 2 रोटी दे दे। बहुत भूख लगी है। अभी रुको काकी, लेकर आती हूँ। फिर गहना एक थाली में थोड़ी सी सब्जी और रोटी पानी लाकर उस बुढ़िया को दे देती है। खाना खाने के बाद बुढ़िया गहना को आशीर्वाद देती है। क्या हुआ बिटिया? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या तेरे घर में कोई परेशानी चल रही है?
मत पूछो काकी, मेरी शादी कैसे निठल्ले और आलसी इंसान के साथ करा दी गई है, जो पूरा दिन सोता ही रहता है। और मैं बेचारी घर के साथ साथ खेतों को भी देखती हूँ। वो कोई काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता होता कि वो सो रहा है और कुत्ता उसका मुंह चाट कर चला गया। ऐसे इंसान के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे रहूंगी। बस बिटिया, तू इतनी सी बात से परेशान हो गई। चल ठीक है, तूने मुझे भोजन कराया है तो मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। फिर बूढ़ी काकी गहना के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनने के बाद गहना बूढ़ी काकी से बोलती है, अगर ऐसा हो गया तो क्या वो सुधर जाएंगे? तू देख लेना, वो जरूर सुधर जाएगा। काकी गहना को आशीर्वाद देकर चली जाती है और उधर खेत में मनसुख आराम से अपने गमछे को जमीन पर बिछाता है और सो जाता है। तभी उसे सपने में गहना दिखाई देती है, जो बहुत गुस्से में होती है और उसे बोल रही होती है कि काम कर लो। मनसुख आंखें खोलकर इधर उधर देखता है और वापस आंख बंद करके लेट जाता है। वो क्या सोचती थी कि मुझे खेतों में बेच देगी तो क्या मैं काम कर लूंगा? अरे नींद तो किसी भी जगह पर आ जाती है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो बस नींद है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर भगवान ने नींद ना बनाई होती तो मेरा क्या होता। थोड़ी देर बाद गहना मनसुख के लिए रोटियां और छाछ लेकर खेतों में जाती है और वो देखती है कि मनसुख आराम से अपने खेत में गमछा बिछाकर सो रहा है। सुनते हो? उठो, खाना खा लो। अरे गहना, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही होगी? मुझे तो आपके बारे में सब पता चल जाता है कि कब आपको भूख लगी है, कब प्यास लग रही है। पर मुझे बताओ, 2 साल हमारी शादी को होने को आए हैं, आपको पता है कि कब मुझे भूख लग गई है और कब मुझे प्यास लगती है? अरे अरे गहना, नाराज क्यों होती हो? तुम तो जानती ही हो कि मुझे कितनी नींद आती है। तुम तो सब संभाल ही लेती हो। हाँ, शायद तुम्हें पता चल गया है कि मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। आखिर कब तक? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। बस मनसुख, अब बहुत हो गया। आज मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे शब्दों की और मेरी कोई कदर नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी खाना था। आखिरी खाना? कहना क्या चाहती हो गहना? इन 2 सालों में मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं आपका पूरी तरह साथ दूं, और मैंने दिया भी। आप हमेशा सोते रहते हो, हर काम को आगे पर टाल देते हो। मैं अपनी हारी बीमारी को भी नज़रअंदाज करके घर के काम और खेत के काम देखती रहती हूँ। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं कल सुबह ही अपने घर चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम काम करोगे, तभी मैं वापस आऊंगी, वरना मुझे लेने कभी मत आना। मनसुख सोचता है कि गहना गुस्से में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। शाम हो जाती है, वो दोनों घर आ जाते हैं। अगली सुबह गहना अपने कपड़ों की पोटली बांधती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। वो एक खत पर मनसुख के लिए संदेश छोड़ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। मनसुख को भूख लगती है तो वो उठकर देखता है कि घर में गहना नहीं है। रसोई बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और मवेशी अपने खूंटी पर बंधे हुए रंभा रहे हैं। मनसुख सारे घर में गहना को ढूंढता है, पर गहना नहीं मिलती। वो भागकर खेतों की तरफ जाता है तो देखता है खेतों में भी गहना नहीं है। तभी उसे गहना की कल वाली बात याद आती है कि वो अपने मायके चली जाएगी। ये सोचकर मनसुख वहीं मिट्टी पर बैठ जाता है। काफी सोच विचार करने के बाद वो घर वापस आता है और घर आकर गहना का रखा हुआ खत पढ़ता है। सबसे पहले वो मवेशियों को चारा डालता है। वो देखता है कि पेड़ के टूटे हुए पत्ते सारे आंगन में बिखरे हुए हैं। वो झट से झाड़ू उठाकर सारे पत्तों को इकट्ठा करता है। इतना करने पर ही उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। वो रसोई में जाता है और जैसे तैसे करके चूल्हे को जलाता है। आटा गूंथ कर अपने लिए रोटियां बनाता है और जब उन्हें खाता है तो वो कच्ची पक्की रोटियां भी उसे आज बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। अगली सुबह मनसुख अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि उसके खेत खाली पड़े हैं और जो थोड़ी बहुत फसल उगाई हुई थी वो भी बगैर पानी के सूख गई है। वो वापस घर आता है और अपने दोनों बैलों को हल में जोड़कर अपने खेत की जुताई करता है। फिर खेतों में बीज डालता है। रात होने को आती है और वो थककर चूर हो चुका होता है। घर आने पर वो रखी हुई बासी रोटियां खाता है और जब वो बिस्तर में लेटता है तो वो देखता है कि आज और दिनों की अपेक्षा उसे बिस्तर पर लेटने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। गहना के बगैर उसे खाली घर काटने को दौड़ रहा था।
मैं जानता हूँ गहना, तू मेरा इंतजार कर रही है, पर मैं तुझे लेने अभी नहीं आऊंगा। आज पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने तेरे साथ कितनी ज्यादती की है। अब तो मैं तुझे लेने तभी आऊंगा जब अपनी फसल तैयार हो जाएगी। देखते ही देखते 5 महीने निकल जाते हैं। मनसुख अब रोज अपने घर को, मवेशियों को और अपने खेतों को देखता है। फसल तैयार हो जाती है और वो उसकी कटाई करके आने के बाद बाजार में सारा अनाज बेच देता है। और आते वक्त वो गहना के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है, लाल रंग की चूड़ियां खरीदता है और उसे एक सुंदर से थैले में डालकर अगले सुबह अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। जब मनसुख वहां पहुंचता है, जीते रहो जमाई राजा, जीते रहो। देर से आए पर दुरुस्त आए। गहना भी रोज आपकी राह देखती थी। गहना बहुत अच्छी है। उसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और आज मैं गहना को लेने आया हूँ। मनसुख जाकर गहना से मिलता है। गहना, मुझे माफ कर दो। तुम आगे से आगे ही सारे काम कर देती थी। मुझे लगने लगा कि तुम तो सब कुछ कर ही सकती हो, तो मुझे क्या करने की जरूरत है। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे अक्ल भी आ गई। तुम घर चलकर देखो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है और ये साड़ी और चूड़ियां मैं अपनी मेहनत की खेत की कमाई से लेकर आया हूँ। मुझे भी माफ कर देना, मैं आपको इस तरह छोड़कर आ गई। फिर मनसुख गहना को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। महेश बाबू शहर के काफी नामी गिरामी व्यक्ति थे और वो ईमानदार लोगों की बहुत कदर भी किया करते थे। उन्हीं के घर में उनका नौकर मोहन, उसकी पत्नी शीला और बेटा मोहित रहता था। महेश बाबू मोहन की ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए पिछले 5 सालों से मोहन उनके यहाँ पर नौकर था। महेश बाबू ने अपने घर के साइड में ही उन्हें सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ था। एक दिन, साहब, अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ मोहन, बोलो, मेरे पास टाइम है। साहब, आपको तो पता ही है, मेरा बेटा मोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अभी उसने अपनी 5वीं क्लास पास की है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दीजिए। पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा। देखो मोहन, बड़े स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा होती है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन कोटा से हो जाए। वो क्या होता है साहब? कुछ स्कूलों में कुछ सीटें मोहित जैसे बच्चों के लिए खाली होती है। वहां पर अगर मोहित ने अच्छे से अपना पेपर पास कर लिया तो वो सीट मोहित को मिल जाएगी और मैं थोड़ी सिफारिश लगा दूंगा। अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब। और फिर महेश बाबू वहां से चले जाते हैं। मोहन अपने बेटे मोहित से, देख बेटा, मैंने बड़े साहब से बात करी है तेरे अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए। अगर तेरा एडमिशन हो जाएगा तो दिल लगाकर पढ़ाई करना। मैं चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और हमारी गरीबी को दूर करे। देख मोहित बेटा, हमारी सारी आस तेरे से ही है। तू कामयाब हो जाएगा तो हमारे भी हालात ठीक हो जाएंगे। कब तक इस तरह गरीबी की जिंदगी गुजारेंगे? हम्म। हाँ बाबा, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा। आप देख लेना, एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। महेश बाबू की सिफारिश और रिजर्वेशन मिलने से मोहित को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। 6ठी 7वीं क्लास तक मोहित बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और अपने परिवार के साथ भी खुश रहता है। लेकिन जैसे ही वो 8वीं कक्षा में आता है तो वहां के अमीर बच्चों के सामने अपने आप को बहुत ही छोटा पाता। अब वो झूठ बोलना सीख जाता है। अरे तुम तो बहुत बड़े घर में रहते हो मोहित, कभी हमें अपने घर बुलाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कभी मेरे बाबा बाहर गए तो मैं तुम लोगों को अपने घर जरूर बुलाऊंगा। क्या करूं, मेरे बाबा को किसी का घर आना पसंद नहीं है। वाह मोहित, तू कितने बड़े घर में रहता है। क्या आलीशान जिंदगी जीता होगा। चल, कल फिर ऐसा कर, तू ही हमें कैंटीन में खाना खिलाएगा। अरे, ये कौन सी बड़ी बात करी है तुमने। चलो ठीक है, कल का लंच मेरी तरफ से। मोहित ये बात बोल तो देता है, लेकिन मन ही मन अपने आप को कोस रहा होता है कि अब कैसे मैं बाबा से कल कैंटीन के लिए पैसे लूंगा। घर आने के बाद, माँ माँ, क्या तुम्हारे पास भी 300 रुपए होंगे? 300 रुपए बेटा? तुम्हें 300 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? माँ, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए माँ।
शीला अपने बटुए में देखती है और फिर इधर उधर रखे हुए पैसे भी इकट्ठे करके मोहित को दे देती है। अगले दिन मोहित स्कूल में अपने दोस्तों को 300 रुपए से लंच करा देता है। यार मजा आ गया। चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे, हर हफ्ते हम तीनों में से एक एक जना स्कूल में या बाहर पार्टी दिया करेंगे। ये सुनकर मोहित दिल ही दिल घबरा जाता है कि आज तो माँ से किसी तरह पैसे मांग लिए, लेकिन आगे कैसे होगा। मोहित जब घर जाता है। बेटा, तेरी माँ ने बताया कि तूने किसी प्रोजेक्ट के लिए 300 रुपए लिए थे। बन गया तेरा प्रोजेक्ट? हाँ बाबा, आज का प्रोजेक्ट तो बन गया है। अब 2 हफ्ते बाद एक और प्रोजेक्ट बनाना है। बाबा, उसके लिए भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप दे दोगे ना? कितने पैसे में बन जाएगा? बस बाबा, यही कोई 200-300 रुपए में। चल ठीक है बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं करता हूँ इंतजाम। 2 हफ्ते बाद मोहित अपने पिता से 200 रुपए लेकर फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में पार्टी करता है और उसे पार्टी करते हुए महेश बाबू देख लेते हैं। 2 दिन बाद फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि उसे पैसों की जरूरत है। ये मोहित के तो स्कूल में प्रोजेक्ट पर बहुत पैसे खर्च होते हैं। इतनी तो हमारी तनख्वाह भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमने गलती कर दी, उसे इतने बड़े स्कूल में डाल दिया। अरे, अच्छे स्कूल से पढ़कर निकलेगा तो कहीं अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। आज थोड़ी सी मेहनत उसके लिए एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तभी घर का दूसरा नौकर आकर बोलता है कि महेश बाबू ने तुम्हें बुलाया है। साहब जी, आपने मुझे बुलाया? मोहन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं पूछना चाहता था कि मोहित की पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? पढ़ाई तो साहब उसकी ठीक चल रही है, पर स्कूल वाले प्रोजेक्ट के लिए हर हफ्ते पैसे मांग लेते हैं। किस तरह का प्रोजेक्ट? साहब, अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, न पढ़ा लिखा हूँ। मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्ट क्या होता है, लेकिन वो हर बार हमसे प्रोजेक्ट के लिए 200-300 रुपए लेकर जाता है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं मोहित से बात करूंगा, और अगली बार जब भी प्रोजेक्ट के लिए तुमसे पैसे मांगे तो मुझे आकर बता देना। मैं स्कूल में पता कर लूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट वो कर रहा है। उसके बाद मोहन वहां से चला जाता है और महेश बाबू सोच में पड़ जाते हैं। 2 दिन बाद मोहन महेश बाबू को आकर बताता है कि कल मोहित का प्रोजेक्ट है और आज उसने उसे 200 रुपए दिए हैं। अगले दिन जब मोहित स्कूल के लिए निकलता है तो महेश बाबू भी उसके पीछे स्कूल जाते हैं। वो देखते हैं कि मोहित स्कूल के अंदर नहीं गया। उसके दोस्त बाहर ही खड़े हो गए हैं और वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। महेश बाबू भी उनका पीछा करते हुए वहीं रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। चलो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज की पार्टी मेरी तरफ से है, तो चलो खाओ पियो मौज करो। यार, कितना मजा आता है स्कूल से बंक करके इस तरह की पार्टी करने का। अगली बार हम कहीं और चलें, कुछ और महंगी जगह पर। तीनों दोस्त जब खा पी लेते हैं तो वेटर से बिल मांगते हैं और वेटर जैसे ही बिल लेकर आता है महेश बाबू उसके हाथ से बिल की रिसिप्ट ले लेते हैं। अ- आप यहाँ पर? अरे, आप तो मोहित के पापा है ना? नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। और सुनाओ बच्चों, कैसा लग रहा है तुम लोगों को स्कूल से बंक करके यहाँ पर पार्टी करते हुए? कुछ और खाना है तो बताओ, मैं तुम लोगों के लिए ऑर्डर करूं, क्योंकि मुझे लगता है तुम तीनों के लिए पार्टी करना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। बताओ, और किस किस को क्या क्या खाना है? नहीं नहीं अंकल, हमने तो खाना खा लिया है। और अंकल, हम पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रोज पार्टी करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं मोहित को यहीं से घर ले जाऊंगा। महेश बाबू मोहित को बोलते हैं कि गाड़ी में बैठो और फिर मोहित को लेकर एक पार्क में बैठ जाते हैं। आई एम सॉरी सर, प्लीज आप माँ बाबा को मत बताना। क्यों? क्यों नहीं बताऊं मोहित? और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अगर माँ बाबा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। अच्छा, तो तुम्हें ये पता है कि तुम गलत काम कर रहे हो, और तुम्हें ये डर भी है कि तुम्हारे माँ बाप को अगर ये बात पता चली तो उन पर क्या गुजरेगी। तुम मुझे एक रीजन दो मोहित, कि तुमने फिर ये काम क्यों किया। सर, मेरे सारे दोस्त सोचते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, तो मैं पैसे भी खर्च कर सकता हूँ। इसलिए मैंने माँ बाबा से पैसे लेकर उन्हें खाना खिलाया, जिससे उन्हें लगे कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बाबा मेरे यहाँ नौकरी करते हैं?
क्या तुम्हें यह बताने में शर्म आती है? सर प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। सॉरी मुझसे नहीं मोहित, तुम्हें अपने माँ बाप से मांगनी होगी। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये जो तुम इतना बड़ा घर देखते हो, नौकर चाकर गाड़ी, ये सब कुछ देख रहे हो, तुम्हें पता है ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप की तरह बहुत गरीब थे। मैंने ऐसा ऐसा वक्त भी देखा है जब हम लोग 3-4 दिन तक भूखे रहते थे, और मैं तब तुम्हारी उम्र का था। मैं तब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार थी और हमारे घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि बाबा माँ के लिए दवाई ले आते। 3-4 दिन तक मेरी माँ बुखार में तड़पते तड़पते मर गई, और उस दिन मुझे इस गरीबी से बहुत नफरत हो गई, और मैंने दिन रात मेहनत करी। मैंने दिल लगाकर पढ़ाई करी, और 10वीं में मैंने अपने गांव में टॉप किया। मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि हाँ, मैं अपने हालात बदल सकता हूँ, और मैंने फिर बहुत दिल जान से पढ़ाई करी। 12वीं करने के बाद मैंने ट्यूशन देकर अपने कॉलेज की फीस इकट्ठी करी, और एक दिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर मैंने अपना छोटा सा काम शुरू किया, और उसे बढ़ाते बढ़ाते आज मैं यहां तक हूं। और मुझे कभी शर्म नहीं आई कि मैं गरीब माँ बाप की औलाद हूं। मैंने तुम्हें परसों उन लड़कों के साथ पार्टी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आज यहां आया हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब तुम्हारे बाबा मेरे पास तुम्हारे एडमिशन के लिए आए थे, तो उनके तुम्हें लेकर बहुत अरमान थे। फिर महेश बाबू मोहन और अपने बीच की सारी बातचीत मोहित को बता देते हैं। देखो मोहित बेटा, मैं ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि कभी भी अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदा नहीं होना। आज जो भी तुम हो और आगे जो भी तुम बनोगे, वो सब कुछ तुम अपने माँ बाप की बदौलत ही बनोगे। सर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करूँगा, और कल ही अपने दोस्तों को बता दूंगा कि मेरे पापा कौन हैं, और मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा। उसके बाद मोहित घर आ जाता है। माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ बेटा? तू इतना दुखी क्यों लग रहा है? सब ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, बस मैं आप दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं दिल लगाकर मेहनत करूँगा, और आप दोनों को इस गरीबी से निकाल लूंगा। अरे बेटा मोहित, ये बात मैं जानता हूँ, तभी तो तेरा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में कराया है कि हमारा बेटा कुछ पढ़ लिख कर बन जाएगा। हाँ बाबा, मैं जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, देख लेना। और उसके बाद मोहित कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करता है, और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो महेश बाबू के पास जाता है। सर, मैंने आज अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, और ये सब आपकी दी हुई सीख से हुआ। अब जल्द ही मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी। हाँ, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, बहुत अच्छा आया है, और नौकरी तो तुम्हारी पक्की ही है। ये लो अपना ज्वाइनिंग लेटर, कल से ऑफिस आ जाओ। और ज्वाइनिंग लेटर लेकर मोहित महेश बाबू के पैर छू लेता है। शीला और मोहन ये देखकर बहुत खुश होते हैं, और मोहित बहुत मेहनत करता है और अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल लेता है।